तो दोनों इक्वेशन यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं हमने। अब स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। सबसे पहले जॉन जीवंती वाली इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट था। ठीक है, हमने सॉल्व किए थे, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर थे वो, ये जॉन जीवंती वाला क्वेश्चन था और ये हमारा कॉटेज वाला क्वेश्चन था। इनकी इक्वेशंस कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब क्योंकि इसके ए और सी की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली डी वाली इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि इसकी सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में इसको सॉल्व करते हैं, इसकी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इसमें से ज़रा हम पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी था हमारा b² - 4ac। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू, चलो पहले ABC लिख लेते हैं इन सब केसेस में। ABC कितना कितना है, सबसे पहले a है हमारा 1, b है हमारा -45 और c है हमारा +324। ये हमारी इस इक्वेशन के बारे में। अभी दूसरी इक्वेशन हम वहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद d की वैल्यू हमें निकालनी है। d होता है हमारा b² - 4ac। b² - 4ac में b का स्क्वायर यानी -45 का स्क्वायर माइनस, एक मिनट, अब ठीक है, 4 इंटू a कितना है हमारा, a है हमारा 1 और c है हमारा 324। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 45 का स्क्वायर -4 इंटू 1। 45 का -45 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 2025 यानी 45 इंटू 45, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना। -4 × 4, 4 को जब हम 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1296। इनको माइनस करके आ रहा है हमारा 729। अब इसके बाद हमें केवल यही सॉल्व नहीं करना है, इसकी d की वैल्यू भी निकालनी है। सॉरी, अंडर रूट डी की वैल्यू होगी हमारी √729 और 729 का रूट होता है हमारा 27। किसी को रूट निकालना नहीं आता, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। 729 देखो, पहले इसको 2 से देखो, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से देखो, 3 से चेक करो, 3 से जाएगा, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। फिर दोबारा चेक करो, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है यहाँ पे इसका। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो भी नंबर्स आएंगे इस साइड, इन सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 243 है, 4 5 6 7 8 9, ये दोबारा 3 से जाएगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3। देन अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये करने के बाद हमें ये सारे के सारे 3 को मल्टीप्लाई करना है और हमारा, सॉरी, ये सारे के सारे 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, इनका पेयर बनाना है। इसका हो जाएगा पेयर 3, इसका हो जाएगा 3, इसकी जगह हम लिखेंगे 3। अब इसके बाद इन तीनों 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा 27। 3 3 = 9, 9 3 = 27। ये फटाफट से मैंने बता दिया कि कैसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। फाइन, पेयर बना के निकालना उसका। अब यहाँ पे आ गया हमारा 27। अब x की वैल्यू निकालते हैं ज़रा इसी इक्वेशन में। x का फॉर्मूला था हमारा -b ± √d/2a। अच्छा, -b की वैल्यू नेगेटिव में थी तो नेगेटिव ऑफ -45, मतलब ये वाला माइनस ये रहा और ये हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, तो ये बाहर वाला माइनस अलग लिखना है और b के साथ अगर नेगेटिव लिखा है उसको हमें अलग लिखना है। इसके बाद प्लस ले लेते हैं पहले √d। अच्छा, √d की वैल्यू कितनी थी हमारी, 27 ओवर 2a, 2 × 1। और दूसरी जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको भी यहीं लिख लेते हैं। दूसरी हमारी वैल्यू, ये हमने प्लस में ले लिया एक बार इसे, और एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं। -45 -27 ओवर 2 × 1। दोबारा से देख लो, एक बार हमने प्लस में लिया है, ये रहा प्लस में, और एक बार इसको हमने माइनस में लिया है। और √d की वैल्यू हमारी 27 थी, अपॉन में 2 × a यानी 2 × 1, 2 × 1 ये आ गया हमारा। ठीक है, देन इसके बाद देखो, माइनस और माइनस होता है +45 +27 ओवर 2, और यहाँ पर हमारा दूसरा जो रूट आएगा वो आएगा 45 -27 ओवर 2। इसी के बाद से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। इनको भी मिला देते हैं बेचारों को। हाँ, इसके बाद से 45 + 27, 7 5 12 1 2
72/2 जो आएगा तुम्हारा 36 हमारा पहला रूट आ चुका है। माइनस करेंगे 45 27 47 ये आएगा 18/2 जो आया हमारा 9। तो हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, एक है 36 और एक है 9। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज़ है तो पहले देख लेते हैं हमने x को क्या लिया था जीवंती वाले क्वेश्चन में। तो जीवंती वाले क्वेश्चन में हमारी जो x लिया था हमने, वो जॉन के पास जो मार्बल्स थे उसको हमने x लिया था, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे 45 माइनस एक्स मार्बल्स जीवंती के पास। तो मतलब जॉन के हमें मार्बल्स अगर पता लग गए हैं, जॉन के मार्बल्स कितने आए 36 और 9, तो अब हम जीवंती के भी निकाल सकते हैं। जीवंती की इक्वेशन थी 45 माइनस एक्स, तो यही कर लेते हैं ऐसे 45 माइनस एक्स को, ये रहा 45 माइनस एक्स, इसको रब कर लेते हैं इस पोर्शन को। तो जॉन के हमारे पास मार्बल्स थे x और जीवंती के थे 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से जब हमारी x की दो वैल्यूज़ निकली हैं तो देखो, अगर हम पहले जॉन के मार्बल्स को 36 ले लें, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 36 ले रहे हैं तो जीवंती के कितने मार्बल्स आएंगे 45 माइनस 36, यानी 9 मार्बल्स आएंगे जीवंती के पास। और अगर हम x की वैल्यू को अब 9 ले लें, x की वैल्यू को 9 ले लें, इफ़ जॉन हैज़ 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने आएंगे 45 माइनस 9 और कितना आएगा ये 36। देखो बड़ा सिंपल सा हिसाब है। x की दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, तो पहले हमने x की वैल्यू को 36 रखा। 36 रखने के बाद हमने देखा जीवंती के पास आए 45 माइनस एक्स मार्बल्स, यानी 45 माइनस 36 यानी 9 मार्बल्स। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे। दोनों केसेस में इनको प्लस करके 45 ही आ रहा है। फाइन, अब करते हैं ज़रा कॉटेज वाली इक्वेशन। कॉटेज वाली इक्वेशन यहाँ लिखी है, इसको नोट कर लेना आराम से, मैं अब ड्रॉप कर रहा हूँ उसे पूरे पोर्शन को। कॉटेज वाली इक्वेशन भी आसान है, यहाँ पे भी हम सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर तुम चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। चलिए इसको यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा बीच में। फाइन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ए और बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी आई है 1, बी की वैल्यू है -55 और सी की वैल्यू है +750। सी हमारा आ रहा है +750। थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से डी की वैल्यू निकालनी है हमें। डी इक्वल्स होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर यानी -55 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी 750। अब यहाँ से 55 का स्क्वायर हमारा आएगा 3025। ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है। और इसके बाद -4 × 4, 4 को 750 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 3000, और ये हमारा इक्वल आ गया माइनस करके 25। अब d हमारा 25 आया तो रूट d तो हमारा ऑफ कोर्स √25 आएगा, यानी 5। d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। फटाफट से इसे x की पोर्शन में पुट करते हैं ज़रा, इस चीज़ को उठा के यहाँ रख दो। अब d हमारा आ गया। अब x की वैल्यू थी हमारी -b ± √d/2a। तो पहले इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फिर नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो देखो नेगेटिव ऑफ b कितना था हमारा, b था हमारा -55। ये हमने माइनस अलग लिखा है, b को अलग लिखा है, ध्यान रखना। माइनस अलग लिखना है, ये रहा माइनस, और b की वैल्यू नेगेटिव के साथ अलग लिखनी है। प्लस √d की वैल्यू कितनी थी हमारी 5/2 इंटू a, 2 इंटू 1, क्योंकि बेटा a तो हमारा 1 ही है, 2 1 जा 2। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिख लेते हैं पैरेलल में माइनस ऑफ -55, बीच में माइनस आ जाएगा यहाँ पे 5/2 1 जा 2। तो वही करा हमने, यहाँ पे पहले इसको प्लस में लिया फिर माइनस में लिया। देखो प्लस माइनस दोनों में लेना है हमें वैल्यूज़ को। नेक्स्ट
ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 55 प्लस 5/2 जो आ जाएगा 100 नहीं 60/2, 60/2 और यहाँ से हमारी आ गई वैल्यू 30। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। 55 माइनस 5/2 ये आएगा 50/2 और 50/2 यानी 50 का आधा हो गया 25। तो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से भी मिल चुकी हैं, दैट इज़ 30 और 25। ठीक है, अब कोई सी भी वैल्यू तुम ले सकते हो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। और x को देखो हमने क्या लिया था यहाँ पे, x को हमने लिया था इस केस में लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने टॉयज बने उसको हमने x लिया था। तो हमारी आ गई यहाँ से नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लो उसे, सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हमने आ गया 30 और 25, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, दोनों फिट बैठेंगे क्योंकि इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स बताने हैं, इनको प्लस करके भाई साहब हमारा आ रहा है 27 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 182। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। x हमारा पहला नंबर ले लेंगे हम, लेट फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, तो सेकंड नंबर कितना आएगा हमारा 27 माइनस एक्स, दो नंबर्स है ना, प्लस करके 27 आ रहा है। अगर एक नंबर को x लेंगे तो दूसरा नंबर हमेशा 27 माइनस एक्स, यानी इस नंबर को इससे माइनस कर दोगे तो यही वाला नंबर आएगा। कॉमन सेंस है। मतलब एक और एग्जांपल देख लो अगर समझ नहीं आया तो, दो नंबर्स हैं, इनको प्लस करके अगर हमारा सपोज 30 आ रहा है, एक नंबर मेरा 20 है तो दूसरा 10 होगा ना। अब ये 10 कहाँ से आया, 30 को मैंने जब 20 से माइनस कर दिया, वही चीज़ हमने ऊपर भी करी है 27 माइनस एक्स, मतलब इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 27 और x को माइनस करोगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, वही चीज़ है। ये हमारा आ गया 20x और 27 प्लस एक्स। अगली कंडीशन कह रही है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 27 माइनस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। कर देते हैं, x को 27 से, x को इससे, ये बन जाएगा x स्क्वायर, सॉरी 27x माइनस एक्स स्क्वायर। जब देखो x को 27 से करोगे तो आएगा 27x और x को x से करोगे यहाँ पे सेकंड टाइम तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये भाई साहब जो वहाँ बैठे हैं इनको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू में हमारे पास उस तरफ कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे एक ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा शफल कर लो उसे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, 27x को बाद में लिख दिया बीच में प्लस के साथ, और ये माइनस 182 तो एज इट इज़ रख दो। अब यहाँ पे मिडिल टर्म लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिडिल टर्म करोगे तो 13 और 14 फैक्टर आएंगे इसके, 13 और 14 फैक्टर लेने पड़ेंगे। 13 इंटू 14 182 होता है और 13 और 14 को प्लस करके 27 आता है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, दोनों साइड्स को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा 182। यहाँ से अब डी निकाल लेते हैं। देखो भाई पहले ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लगा है। बी की कितनी आई, -27, एक्स के साथ -27 लगा है। देन सी की आई प्लस 182। अब डी का फॉर्मूला यहाँ चिपका देते हैं ज़रा फटाफट से। डी था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू थी हमारी -27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1 और सी है हमारा 182। तो यहाँ से 27 का स्क्वायर, देखो 27 का स्क्वायर आएगा हमारा 729, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो 27 का स्क्वायर 729 आएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 728। ठीक है, यहाँ बच गया हमारे पास 1। डी की बड़ी बढ़िया सी वैल्यू आई है क्योंकि यहीं से अगर हमें अंडर रूट डी निकालना होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 का रूट 1 ही होता है। 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है,
तो इसको आराम से देख लो एक बार। यहाँ तक हमने d की वैल्यू निकाल ली है। अब ज़रा इस पोर्शन को उड़ा के यहाँ से इक्वेशन छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ उड़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, फाइन। इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे। एक मिनट बस, चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। नाउ x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। अब इसके बाद d आ गया हमारा, ठीक है। तो x आ गया हमारा माइनस ऑफ -27। ध्यान से देखो, माइनस ऑफ -27, ठीक है, माइनस ऑफ -27। क्यों? माइनस b, हमें क्या लेना है? माइनस b अपॉन में 2a लिखना रह गया, अपॉन में 2a लिख दो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, समझ नहीं है तो दोबारा देख लो, उसको मिटा देता हूँ। हमें x की वैल्यू पहले प्लस के साथ लेके निकालनी है, फिर माइनस के साथ, ठीक है। तो पहले माइनस के साथ मैंने -27 लिखा और फिर +1/2 × 1। देखो क्या हुआ ये बेटा, माइनस ये रहा, b की वैल्यू ये रही पूरी नेगेटिव, ठीक है। b की नेगेटिव वैल्यू हमारी नीचे से देखो, और √d की वैल्यू हमारी 1 है, अपॉन में 2 × a की वैल्यू तो 1 ही है, 2 × 1 2 होता है। इसी के साथ एक पैरेलल वैल्यू डाल दो किसकी? नेगेटिव साइन की, जो कहेगा माइनस ऑफ -27। यहाँ प्लस के साथ -1 लगा दो /2, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार यहाँ पे माइनस ले लेंगे, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस दोनों लेने होते हैं हमें। देन यहाँ से इसके बाद हमारे पास आ गया माइनस माइनस +27 +1/2, ये आ गया 28/2, जो आ जाएगा 14 हमारा आ गया पहला नंबर। अब यहाँ से अगर निकालें दूसरी साइड से तो देखो माइनस माइनस +27 -1/2, ये आ जाएगा 26/2, और आ गया हमारा 13 आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी भी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी वो दो नंबर से हमारे 14 और 13। तो x की दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, दैट इज 14 और 13। करके भी देख लेते हैं। इफ फर्स्ट नंबर इज 14, तो सेकंड नंबर कितना आएगा हमारा? सेकंड नंबर कितना लिया था हमने? 27 - x, यानी 27 - 14, और 27 - 14 कुछ नहीं होता बट 13 ही होता है। तो हमें यहाँ पे हमारे दोनों नंबर्स मिल चुके हैं। पहला नंबर है हमारा 14 और दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पे 13, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मिडिल टर्म में अगर तुम करना चाहते हो तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे वो 13 और 14 में ही स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 13 × 14 जो है हमारा वो भी 182 होता है। अब देन इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब हमें 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स देखने हैं, यानी कॉन्सिक्यूटिव होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर को x ले लें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको प्लस करके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें पहले उन नंबर्स का स्क्वायर करना है और फिर उनको प्लस करना है, तो आएगा इक्वल हमारा 365 के, ठीक है। तो यहीं से फर्स्ट नंबर अगर हम x ले लें तो जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा x + 1, यानी इसी का अगला नंबर, ठीक है। जैसे पहला नंबर हमारा अगर 3 है, अगला नंबर 4 है, तो 3 से 4 कैसे आया? 1 प्लस कर दिया हमने इसमें। तो इसी तरह से पहला नंबर अगर हम x ले रहे हैं तो दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा x + 1, यानी उसका नेक्स्ट नंबर है ये। अब हमें क्या करना है, इनका पहले स्क्वायर करना है और फिर उनका सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इनका हमें स्क्वायर करना है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये आएगा 365। देखो हमने कर दिया इसका, दोनों का हमने स्क्वायर भी कर दिया, दोनों का स्क्वायर भी कर दिया और फिर इनको प्लस भी कर दिया। नेक्स्ट x²
प्लस, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कैसे लगेगी, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसको थोड़ा कोने में लिख लेते हैं, और इसके बाद हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। ये रफ वर्क का कैलकुलेशन है, तुम यहाँ भी कर सकते हो, वैसे तो दोनों साइड हो सकता है। देखो अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे ए की जगह पर एक्स आ रहा है, बी के साथ हमारा 1 आ रहा है, बी की जगह 1 आ रहा है, तो इस पे लगाने पर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी आपको 2 को, एक्स को और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 2 होगा, और फिर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, देन प्लस b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, b हमारी b की वैल्यू 1 थी ना, तो b का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, a स्क्वायर ये रहा, 2ab हमारा ये रहा, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने 2x, देन इसके बाद b का स्क्वायर हमारा ये रहा। अब लिख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको साइड में कर लेना है एक लाइन छोड़ के। अब तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उसके बाद फिर से इक्वल्स 365, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मार लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा। तो हमने बीच x प्लस 1 को हमने स्प्लिट कर दिया है, इसके बाद 2x स्क्वायर आ गए हमारे पास, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x ये रहा। अब देखो ये 365 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1 के साथ माइनस का 365 इक्वल टू 0, देन हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखो इनको माइनस करोगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस 364, साइन आएगा बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर हमारे पास 365 है। देन पूरी इक्वेशन को एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, देखो कैसे होगा, 2x स्क्वायर को हमने 2 से डिवाइड करा तो x स्क्वायर बच गया, इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो x बच गया, इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो 100, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 आएगा हमारा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें करना है इस चीज़ को सॉल्व। तो चलिए, आई होप इतना क्लियर है। कुछ नहीं है, सिंपल सा, एक नंबर को हमने x माना है, दूसरे को x प्लस 1 ले लो, देन उसके स्क्वायर को प्लस कर दो, और बीच में जो हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको खोल दो, ठीक है। अब करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। ऊपर का पोर्शन उड़ा के इस चीज़ को ऊपर ही ले जाते हैं सीधा इक्वेशन को। तो इक्वेशंस बनाते हुए चीज़ें ध्यान रखना कि तुम्हें कई बार आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, तो आइडेंटिटीज़ कब कैसे और कहाँ यूज़ होंगी। अब इसके बाद 182, अब d से कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे हम d से कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर। चलो पहले a b c की वैल्यू लिख लो भैया। a है अपना 1, और b क्या आ रहा है अपना, ये भी आ रहा है +1। देखो +1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। और c आ रहा है -82, c 182 -182। अच्छा, डी स्क्वायर होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद b कितना है हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर तो अपना 1 ही आएगा, माइनस, देखो ये माइनस में है, हमारे पास 2 साइन है यहाँ पे, माइनस माइनस, इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो माइनस माइनस साइन लगेगा पहले प्लस का। अब 182 इंटू 4, यह आया हमारा 728, ठीक है। दोबारा देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमारा -4 आया, देन -4 को हमने -182 से मल्टीप्लाई करा, और हमारा आएगा +728। फाइन, इसके बाद कर दो भैया, 729 आ गया, ये आ गया हमारा d का वैल्यू। अभी इसका भी हमें रूट निकालना है, तो 729 का रूट हमारा होता है 27। कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 729 का रूट निकालना पड़ेगा। अब हमें ये निकाल लेते हैं, 729 सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 9 11 3 से जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 5 6 3 5 9, फिर 3 से जाएगा, ये 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर दोबारा 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6,
2 1 3 7 जा 21, अब तो 3 से ही जाता रहेगा बेचारा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जिसके पेयर बन रहे हैं पेयर बनाओ, इनकी जगह एक 3, इनका 3 और भैया इनका भी 3। ठीक है, अब हमें निकालनी है अंडर रूट डी की वैल्यू, यानी अंडर रूट 729, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3। इन तीनों 3 को ले लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा 3 3 9, 9 3 27। तो हमारी आ गई यहाँ से रूट डी की वैल्यू, जिसको हम अब पुट करने वाले हैं अपने एक्स के फॉर्मूले में। चलिए अब ज़रा इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से, इस चीज़ को उठा के नीचे ले आते हैं। एक मिनट, चलो रूट डी आ गया हमारा। इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है हमें। x होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ से माइनस बी की वैल्यू यानी -1, b हमारा 1 था, देखो b की वैल्यू हमारी 1 दे रखी थी यहाँ पे, -1। एक बार हम इसे प्लस में ले लेंगे अंडर रूट डी। अच्छा, अंडर रूट डी जो था हमारा वो था बेटा 27 अपॉन 2a, 2 इंटू a, यानी 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। इसके बाद यही सेम चीज़ हमें दूसरे एंड पे करनी है, और वो भी एक माइनस के साइन के साथ। सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा -27 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। दोबारा देख लो, समझ नहीं आया तो माइनस बी प्लस ले लिया एक बार हमने अंडर रूट डी जो 27 है, और इसके बाद 2a यानी 2 इंटू 1, और 2 आ गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद दूसरी साइड हमने माइनस बी माइनस वाली वैल्यू ले ली 27 यानी रूट डी अपॉन 2a। a कितना है हमारा 1 है, 2 1 जा 2। देन इसके बाद -27, सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा 26, देखो 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 जो आ जाएगा 13। और जब इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम, तो आएगा -28/2 जो आ रहा है -14। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हमारा बेचारा नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हेंस इसके बाद लिख देंगे द नंबर्स आर पॉजिटिव, सो यहाँ लिख देना फर्स्ट इंटीजर इज +13। ठीक है, पहला इंटीजर हमारा +13 आ गया, और सेकंड हो जाएगा हमारा, सेकंड इज +14, क्योंकि जो सेकंड था इसका अगला नंबर था। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी एक के बाद एक जो आ रहे हैं, तो एक इंटीजर तो हमारा 13 आ गया, और एक आया हमारा यहाँ पर 14। तो आ गए हमारे दोनों नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी जो उसका एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं, बेस क्योंकि लंबा है इसका। तो यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड को देखो, ध्यान से देखो, अगर हम बेस को x ले रहे हैं, तो जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो उसकी हाइट होगी वो x-7 हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें हाइपोटेन्यूस यहाँ पे दे रखी है 13 सेंटीमीटर्स की, ये रहा 13 सेंटीमीटर्स, और अब बाकी सारी साइड्स हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट बेस, लिख लो पहले, लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल, इसको हमने ले लिया x, तो हाइट हो जाएगी इसकी x-7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हमारे दोनों की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूस हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है ऑलरेडी। नाउ अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 90 डिग्री है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग जिसको नहीं पता उसके लिए भी बता देता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना ज़रा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस।
ठीक है, ये सबसे लंबी साइड होती है, ध्यान रखना, ये सबसे लंबी साइड होती है। और इसके बाद जो इसकी बची हुई दो साइड्स हैं, इसमें से नीचे वाला हो जाएगा इसका बेस, और ये जो इसकी साइड है ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर। इसके नाम दे देते हैं इनके ए बी सी। तो यहाँ पे जो ए बी है हमारी वो परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है, और ए सी जो है, ए सी यानी ये वाली साइड जो है हमारी, वो हमारी हाइपोटेन्यूस है। एक बात और ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड हमेशा बेस हो। आप इस परपेंडिकुलर को नीचे भी लिख सकते हो और बेस को ऊपर वाली साइड भी बना सकते हो, यानी इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना तुम्हारा जानना काफ़ी है कि सबसे लंबी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस है बेचारी, और यही सबसे लंबी साइड होती है, बाकी दोनों साइड्स छोटी होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लगाएं तो देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस ने जो बोला था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर हमारा x माइनस 7, साफ साफ दिख रहा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी इसमें, प्लस ये बेस का स्क्वायर है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। इसके बाद यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर x माइनस 7 होल स्क्वायर। देखो x माइनस 7 के लिए हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। अब यहाँ से x माइनस 7 का जब हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, a की जगह तुम्हारा आ गया x, b की जगह आ गया 7। तो देखो a की जगह पे हमें रखना है x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी है हमारा 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 7। ध्यान से देखना, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा 14 आया, 14 को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो 14x आया, तो माइनस 14x प्लस 49। तो भैया ये जो बीच वाली टर्म है हमारी केवल x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करने बैठे तो हमें ये कुछ चीज़ मिली, ठीक है। अब यहीं से वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी वापस, फिर से ऊपर वाला पोर्शन उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको नोट करते हैं आराम आराम से। देन यहाँ से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू थी इसको वापस यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये था, ये बन गया था हमारा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, माइनस 14x प्लस 49। इसके बाद यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 13 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया x माइनस 7 के होल स्क्वायर को। ऐड करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर है, 2 केले या 2 आलू, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x को एज इट इज़ लिखा, ये आ गया हमारा प्लस 49। और एक बात बताओ, 13 का स्क्वायर होता है 169। जब इन भाई साहब को हम इससे यहाँ से उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 169 इक्वल्स टू 0, माइनस बन जाएगा। देन इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है। अब अगर 169 में से हम 149 हटा दें तो हमारे पास बचेगा माइनस के साथ 120 इक्वल टू 0, क्योंकि बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब नीचे वाला पोर्शन उड़ा देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे अब इक्वेशन मिल गई हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठता हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है सॉल्व करने से पहले कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। ये क्यों करा हमने, देखो जब हम 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, इक्वेशन आसान हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। माइनस 14 को करेंगे तो माइनस 7 बचेगा बेचारा, और माइनस 120 को करेंगे तो माइनस 60। अब यहाँ पे लगा लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, बहुत देर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 60, ये देखो 1 और 60 को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 और 60 को मल्टीप्लाई किया 60 आया, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं 60 आ गया। अब 60 के फैक्टर्स निकालो ज़रा, यहाँ पे 60 आता है हमारा 1 इंटू 60, फिर आता है 2 इंटू 30, फिर आता है हमारा 6 5 ज़ा, ठीक है, 6 5 ज़ा नहीं 12 5 ज़ा 60 होता है। और किस किस में आता है,
10 6 ठीक है 160, हाँ ठीक है, इन सब में आता है। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बट फिलहाल हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है, और हमें वो पेयर मिल गया है जिसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म आती है। कौन सा? देखो 160 को प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म नहीं आएगी, 230 को करके भी नहीं आएगी। अच्छा 12 और 5 को अगर हम माइनस करें तो 7 मिलता है, पकड़ लेते हैं ऐसे, बाकी सबको काट दो। तो भाई यहीं से इन तीनों को काट दो, हमारे पास बचा 12 × 5। इस बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे -12x और +5x में, ठीक है। क्या बताया था? बड़े नंबर के साथ साइन लगा, बड़ा नंबर 12 है, 12 के साथ वही साइन लगाना जो यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद x² पहले वाला, ये भी हमारी फर्स्ट टर्म, और लास्ट वाला -60 बेचारा एज इट इज चिपका दो। अब निकालते हैं कॉमन ज़रा यहाँ से। तो भाई कॉमन निकालने के लिए पहले इन दोनों टर्म्स में से x को निकालेंगे। देखो इसमें से हमने x को निकाला तो बचा एक x, इसमें से हमने x को निकाला तो बचा 12 प्लस, अब इनमें से 5 कॉमन आ सकता है। देखो इसमें से x को निकाल, x बचेगा। दोबारा देखो, पहली टर्म में से हमने 5 को कॉमन निकाला, यानी 5x को हमने 5 से डिवाइड किया, आ गया हमारे पास x, वही x यहाँ लिख दिया। इन भाई साहब 60 को भी, ये छोटा सा जो 60 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ छोटा 60 दिख रहा है, इस 60 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 12 ही बचेगा। सेम माइनस लगा है, दोनों जगह माइनस लगा दो, इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? 5 के साथ साइन कौन सा लगाना है, इस 5 के साथ साइन कौन सा लगेगा। तो देखो अगर मैं प्लस लगा दूँ यहाँ पे, तो प्लस 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 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो प्लस ही लगा के छोड़ दो, सेट है मामला। इसके बाद x - 12 को हम एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट में, दैट इज x - 12, और यहाँ से x और +5 को एक साथ इक्वल्स टू 0। अब दिख रहा है हमें हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब फटाफट से हमें बस आंसर निकालना है अपना, क्या पोर्शन आएगा। दोनों को हम एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले x - 12 को 0 के इक्वल पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई +12। यहीं से हमने x + 5 को भी 0 के इक्वल पुट किया, इनको जरा सीधा कर लेते हैं, तो x आ गया अपना -5। बट यहाँ पे लिखा क्या है? हमें लेंथ निकालनी है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम -5 को इग्नोर कर देंगे। हेंस x के लिए तो हमने बेस लिया था, x हमारा बेस था, तो भैया बेस क्या हो गया हमारा? बेस इक्वल्स 12 सेंटीमीटर्स। अब इसी के साथ साथ जो हमारा परपेंडिकुलर था, ये कितना आ जाएगा? x - 7, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया x - 7, और x की वैल्यू तो 12 थी, यानी 12 - 7 ये आ गया 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं आराम से, 5 सेंटीमीटर्स और 12 सेंटीमीटर्स। ये है हमारा बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी थी, उसको निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. बहुत सारी चीज़ें दे दी यहाँ पे अजीब तरीके से। एक एक लाइन करके पकड़ के इसको आराम से सॉल्व करेंगे। पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन देखो बनेगी कैसे बेचारेगी। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है कोई। सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स यानी वो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं, वही हैं शायद ये पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है। तो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं। ऑब्जर्व ये किया गया एक दिन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है? जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बन रहे हैं, या जितने भी नंबर ऑफ चीज़ें उसमें बन रही हैं, घड़े मटके जो भी बन रहे हैं उसमें, उसको डबल कर दो और उसमें 3+ कर दो। वो क्या है? उसका एक पॉट का या एक आर्टिकल का प्राइस है, ठीक है। इतने रुपए में उसे बेचेंगे वो। मतलब अगर एक दिन में 10 बन रहे हैं तो 10 का क्या करो? 10 का डबल कर दो, यानी 20, और 20 में 3+ कर दो, 23 जो है ना, ये एक पॉट का प्राइस है, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, अगर टोटल 90 रुपये का उन्होंने सामान बनाया, 90 रुपीज़ का सामान बनाया उन्होंने,
हमें बताना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने और हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना था। तो मान लेते हैं पहले यहाँ पे कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हमने x ले लिया, ठीक है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने। अभी प्राइस कितना होगा हर एक आर्टिकल का, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। क्या करना है तुम्हें, इसका डबल करना है यानी 2 इंटू एक्स, और फिर इसमें 3 प्लस करना है। ये चीज़ कहाँ से आई, यहाँ से आई। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। इतना रुपीज़ में इसका प्राइस हो गया, ठीक है। या फिर इसको यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3, हाँ ठीक है, 2x प्लस 3, इतना रुपीज़ में इसका प्राइस हो गया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने उस दिन टोटल 90 रुपीज़ का सामान बनाया। इसका मतलब क्या है, अगर उन्होंने x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए होंगे, अगर उन्होंने x आर्टिकल्स बनाए और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, और हर एक आर्टिकल का प्राइस है 2x प्लस 3। अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी x और इनके प्राइस को यानी 2x प्लस 3, एक आर्टिकल का जो प्राइस है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भाई हमारा आ जाएगा 90। कितना आएगा हमारा, 90। अब ये क्या मतलब है इसका, दोबारा सुन लो किसी को समझ नहीं आया तो। मान लो तुम किसी शॉप पे गए, उस शॉप पर या फिर किसी फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में एक टॉफ़ी बन रही है, एक टॉफ़ी का प्राइस है 5 रुपये, 5 रुपीज़, और टोटल वहाँ पे 10 टॉफ़ीज़ बनी। तो 10 टॉफ़ीज़ का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 टॉफ़ीज़ का प्राइस कैसे निकालोगे, एक टॉफ़ी का प्राइस इनटू नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, ऐसे ही निकालोगे। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है ना, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने और एक आर्टिकल का प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या पता लगा इससे हमें कि टोटल कितने रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, कितने रुपीज़ के आर्टिकल्स बने थे। सेम चीज़ टॉफ़ी में करी थी, एक टॉफ़ी का प्राइस, यहाँ पे भी एक पॉटरी का प्राइस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, यहाँ पर भी यही करा हमने। देखो कैसे, 10 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बनी थी, ठीक है, इसको हमने एक टॉफ़ी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे, इसको हमने एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल आया 50, यहाँ पे टोटल आया 90। वही सेम चीज़ है। अब करते हैं ज़रा x को और 2x को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर, और फिर x को और 3 को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस 3x इक्वल्स टू 90। कुछ डिवाइड होगा, नहीं होगा यहाँ पे, तो 90 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। 90 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट, कुछ भी कर लो, यहाँ से पहले 90 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 90 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं a और c को, तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करके आता है 180। अच्छा, 180 के फैक्टर्स हमें लिखने होंगे और इस तरह लिखने पड़ेंगे कि जिनको प्लस या माइनस करके 3 आए, ठीक है। तो देखो 180 किस किस की टेबल में आ रहा है, तो बेचारा 1 इंटू 180 की टेबल में आ रहा है। अभी डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, 18 10 ज़ा 180 होता है, और 9 20 ज़ा 180 होता है, और क्या कटेगा 15 12 ज़ा भी 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पेयर देखना है जिसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म आए, बेचारा 3 आ जाए हमारा। देखो इनको प्लस माइनस करके तो बिल्कुल नहीं आ रहा, 18 और 10 को भी प्लस या माइनस करके 3 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, हमारे पास बचा 15 और 12, और हाँ उनको माइनस करके 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे दोबारा से, वही सेम चीज़, इसको स्प्लिट कर देंगे हम 2 टर्म्स में। बड़ी टर्म है 15, तो उसके साथ लगा देंगे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा प्लस का साइन ही लगा हुआ है। ये प्लस लगा है तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, प्लस 15x, और यहाँ लग जाएगा हमारा माइनस 12x। तभी तो इन दोनों को सॉल्व करके 3x आएगा, ठीक है। इसके बाद 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, माइनस 90 इक्वल टू 0। देन इतना पोर्शन हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लेते हैं पहली 2 टर्म्स में से। तो देखो x कॉमन आएगा इसमें तो खाली, और पहली टर्म में से यानी फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बचेगा केवल 2x, इसमें से बचेगा प्लस का 15,
अब इनमें से कॉमन निकालें, देखो 6 अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से, माइनस के साथ 6 निकाल दूँ, देखो दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस को कॉमन निकाल दिया, और इसके साथ साथ 6 को निकाल लो कॉमन। 6 को क्यों निकाला भाई, देखो अभी पता लग जाएगा तुम्हें। जब 12x में से मैं 6 निकाल दूंगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 2x। और देखो पहली टर्म दोनों की 2x आ गई ब्रैकेट्स में, इसलिए 6 को लिया था माइनस, और 6 HCF भी है, 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं वो भी है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेचारा प्लस 15 इक्वल टू 0। देख लो, क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। 6 को 2x से मल्टीप्लाई करा, 12x आ गया, माइनस था प्लस माइनस माइनस होता है, देन 6 15 ज़ा 90 होता है, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब फिर से भाई घिसे पिटे स्टेप सारे के सारे, फटाफट से जो कॉमन आए थे उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, जो कॉमन आए थे उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो है 2x प्लस 15, और जो बाहर है हमारे पास यानी x माइनस 6, इसको यहाँ लिख लिया इक्वल टू 0। अब एक बार बेचारा 2x प्लस 15 जाएगा 0 के इक्वल, और एक बार x माइनस 6 बेचारा 0 के इक्वल जाएगा, तो यहाँ से 2x आ गया हमारा माइनस 15, और x आ गया इसके नीचे 2 जाएगा माइनस 15/2। अब यहाँ से x आ जाएगा हमारा सीधा सीधा प्लस 6। अब नोट करने वाली बात यह है, x हमने लिया था कॉस्ट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x लिया था, ठीक है। अब x नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो भैया नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके फ्रैक्शन में और नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो, ये आएगा हमारा प्लस 6 यहाँ से, तो x प्लस 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा आ गया 6। और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना लिया था हमने, तुम्हें अगर याद हो तो हमने जो x था हमारा इसका डबल किया था और इसमें 3 प्लस किया था, चेक कर लो नोट्स अभी जो तुमने लिखे होंगे, इसको हमने डबल किया था और इसमें 3 प्लस किया था, ठीक है। तो यहीं से अगर ये हमारा x आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने आएगा, 2 × 6 दैट इज 12 प्लस 3, जो आया 15 रुपीज़ के इक्वल, जो आया 15 यहाँ पर लिख लेते हैं रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया है, और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है एक्सरसाइज 4.2। अब हमें बात करनी है एक लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, और फिर है लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो है जिसमें पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हम ये रूट्स निकाल रहे हैं, ये जो हम दो रूट्स आ रहे हैं हमारे, इनका नेचर क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो चलिए। नेचर ऑफ द रूट्स, द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें बात करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर की, कि भैया जो उसके रूट्स अब आएंगे जो हमने निकाले अब तक, उनके नेचर कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई x की वैल्यू निकलती है -b + -√b² - 4ac/2a यूज़ करके, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी में हम d की वैल्यू निकाला करते थे जो था b² - 4ac। अभी इस d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट आने के बाद जब हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। अब यहीं पर अगर हमारे d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे और वो रियल रूट्स होंगे। मतलब अगर हम बात करें इस केस की, जहाँ पे हमने d फॉर्मूला लगाया था, कहाँ पे था, नहीं मिड टर्म, ये रहा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो हमें 2x की वैल्यूज़ मिली थी और दोनों अलग अलग थी, तो आपको केवल d निकाल के पता लग जाएगा कि x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ सेम आएंगी, या फिर कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर हम केवल पहले d निकालते तो हमारा d आता 0 से बड़ा, d इसमें 0 से बड़ा आया था हमारा। और देखो जब भी d हमारा 0 से बड़ा आता है तो हमेशा 2 अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे, और अगर d 0 के इक्वल आता है तो 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों इक्वल होंगे, यानी दोनों नंबर जो हमें दोनों वैल्यूज़ मिलेंगी x की वो दोनों इक्वल होंगे। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे हम, तब समझ आएगा इसे। और अगर हमारी d की वैल्यू नेगेटिव है, अगर हमारा d जो है वो नेगेटिव है,
तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी हमें उस x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है, यानी वो सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी, यहाँ पे हमें d 0 के बराबर मिल रहा था, और यहाँ पे हमें d की वैल्यू नेगेटिव मिल गई। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि d की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब पे उसी हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि हमारी x की वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली हैं। अब इसके बाद सबसे पहले एग्जाम्पल 7 यहाँ पे है हमारा 4.2 के बाद एग्जाम्पल 7, ये है पेज नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और हमें इसके रूट्स के नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d होता है हमारा b² - 4ac, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो a हमारा आ गया 2 और b हमारा आ गया -4, और यहीं से बेचारा c हमारा आ गया +3। तो b² यानी -4 का स्क्वायर -4 × a × c, ठीक है। c कितना था हमारा 3, c है हमारा 3। चलिए -4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है, जो +16 आएगा। 4 2 8, 8 3 24, माइनस आंसर आ रहा है हमारा -8। तो क्योंकि हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अभी अभी हमने देखा जब d की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी तो रूट्स हमारे निकलेंगे ही नहीं, यानी इस x की वैल्यू को आप निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ लिख देना हेंस दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। एज d इज नेगेटिव, हेंस दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो यहाँ पे लिख देना है कि d नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल 8, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स। अब हमें यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क दे रखा है बेसिकली, जिसका डायामीटर हमें दे रखा है 13। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें जो डिस्टेंस दे रखा है ये है 13 मीटर्स, और इन सच अ वे, और हमें एक पोल लगाना है। अब देखो पोल, मान लो पोल हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। पोल हमें यहाँ पर लगाना है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट्स a एंड b, यानी a और b यहाँ पर दो हमें गेट दे रखे हैं, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। इसका मतलब समझो क्या है, दो गेट है हमारे पास a और b, ये इसका डायमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। और ये जो दो गेट्स हैं ये डायमेट्रिकल एंड्स पर, यानी डायमीटर के एंड्स पर हैं, और एक पोल हमें लगाना है। पोल बेचारा हमारा लग रहा है यहाँ पे, फाइन, यहाँ पर हमारा पोल लग रहा है ग्रीन कलर का, और डिस्टेंस जो दे रखा है हमें, देखो a से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस और b से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस में ना, इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में 7 का फ़र्क है। बाउंड्री इज 7 मीटर्स, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 7 का डिफरेंस है। अब अगर हम a, इसको पॉइंट ले लेते हैं p, ये पोल है क्योंकि, तो AP ले लेते हैं। तो AP हमें अगर अगर हम AP को x लेते हैं तो PB वो हो जाएगा x + 7, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 7 का है। मतलब अगर AP हमारी 10 है तो AB कितना हो जाएगा हमारा 17, क्योंकि दोनों में डिफरेंस अगेन 7 का है, तो इसलिए वहाँ पे 7 प्लस कर दिया। इसके बाद इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो हमें बताना है कि दोनों गेट से ये पोल कितना दूर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहली चीज़, देखो 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो कहती थी एक डायामीटर से जब भी हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो डायमीटर है हमारे यहाँ पे AB, पहले लिख लेते हैं, लेट AB बी डायमीटर, ठीक है, इसको हमने डायमीटर ले लिया, एंड गेट्स एज वेल, और गेट्स भी हैं हमारे पास। गेट कौन से हो गए हमारे, एक गेट हो गया हमारा A, दूसरा गेट है हमारा B। P बी द पोल, P बी द पोल, ठीक है। लेट AP हमने x ले लिया, तो यहाँ से जो हमारा PB की वैल्यू आएगी ये आएगी x + 7 मीटर्स, x + 7 मीटर्स। इसके बाद
एंगल ए पी बी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ए पी बी कौन सा? ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल बना है एक डायामीटर पे। एक डायामीटर पे हमने देखो इस तरह से एक एंगल बनाया है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है डायामीटर पे बन रहा है, तो इसलिए ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद इसका रीज़न लिख देना, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, एक मिनट, बाय अ डायामीटर इज 90 डिग्री, ठीक है। तो P हमारा 90 डिग्री हो गया। अब दिख रहा है हमें साफ साफ कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हेंस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल APB। अब इस ट्रायंगल में APB में देखो कौन सी चीज़ क्या क्या होगी बेटा। 90 के सामने वाला जो ये एंगल है ना, जो साइड है, सॉरी, हमारी 90 के सामने वाली जो साइड है, ये हो जाएगी हमारी सबसे पहले हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस। फाइन, इसको रब कर देते हैं। अब क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस हो गई तो ये हमारा पूरा का पूरा AP जो है हमारा, AP हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस ले सकते हैं इसे हम, और PB को परपेंडिकुलर, ठीक है। AB हमारा यहाँ से आ गया हाइपोटेन्यूस। बस अब यहाँ से हमें लगानी है इस पे पाइथागोरस थ्योरम। तो ऊपर का पोर्शन उड़ा के यहीं से पाइथागोरस जरा इस पे चिपका देते हैं भाई साहब पे। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भैया? परपेंडिकुलर हमने लिया था PB को परपेंडिकुलर लिया था, यानी ये रही हमारी PB, यानी x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B क्या है हमारा? बेस मतलब AP क्या है? x है, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस तो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली है 13, और ये आ गया 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दोबारा से a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें क्या मिलेगा? देखो केवल x प्लस 7 को सॉल्व करूँगा यहाँ पे अभी मैं। x प्लस 7 को ध्यान से देखना बेटा, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49। क्या कर रहे हैं? b का स्क्वायर करा है, ये रहा 7 का स्क्वायर। अब 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 ज़ा 14, और 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14x, और वो भी प्लस में। ये देखो प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस में। तो हमने क्या किया, वो जो ग्रीन वाला पोर्शन था उस पूरे पोर्शन को हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू खुल के आई है इसकी, ठीक है। चलिए, इसके बाद बचा हुआ प्लस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया हमारा 169 होता है। यहाँ से देखो दो चीज़ें हमें मिली, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये रहा 14x। अच्छा, 49 यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये भाई साहब 169 वाले जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा -169। ऐसे ही लगभग ऐसी एक इक्वेशन हमारी भी बनी थी। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है हमारा। ये आएगा 120 इक्वल टू 0। चलो नीचे वाला पोर्शन उड़ा देते हैं। अब यहीं पे पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 60, ठीक है, इक्वल 0। देखो कैसे, 2x स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से हमने तो x स्क्वायर बचा। यहाँ पे 14 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास बचेगा 7, सॉरी ये बचेगा यहाँ पे हमारा 7x, ठीक है। 7x के बाद यहाँ पे हमने 120 को डिवाइड किया तो 60 बचा, इक्वल टू में 0 आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से अब हमें इसकी d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हमें पता नहीं लगेगा कि ये इक्वेशन पॉसिबल है या फिर ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ भाई ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो हमेशा क्या करना है तुम्हें, d की वैल्यू निकालनी है। और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, अगर d की वैल्यू
नेगेटिव आ रही है तो समझ जाओ कि ये इक्वेशन पॉसिबल या ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फिलहाल लगा के देखते हैं अपने डी की वैल्यू। पहले डी हो जाएगा हमारा, चलो उससे पहले थोड़ा ए की वैल्यू लिख लेते हैं जो है 1, साथ साथ में बी की वैल्यू है हमारी 7 और सी की वैल्यू आती है -60, ये रही -60। अब डी होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac। तो देखो बी कितना है हमारा 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है हमारा 1 और सी है हमारा -60। इसके बाद 7 का स्क्वायर है ये, तो 7 स्क्वायर होता है 49। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 सा 24, ये हो जाएगा 240। एट द एंड हमारा आंसर आया 289। तो डी हमारा आ गया जो है 289। अब क्योंकि ये जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, और रूट डी जो है वो भी हमारा 0 से बड़ा आएगा, फाइन। अब 289 का अगर हम रूट करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ये आएगा हमारा 17, यानी रूट 289 ये आएगा हमारा 17, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 289 आएगा। और डी की वैल्यू क्योंकि हमारी 0 से बड़ी आई है, अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आई है, तो यस इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? यस, डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल, इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, यानी 2 रूट्स आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अब इसके बाद डी तो निकल गया हमारा पॉजिटिव। अब ज़रा इसे एक्स की जगह पे पुट करके, एक्स वाले फॉर्मूले में पुट करके एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए, एक्स होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो सबसे पहले -b कितना था हमारा? b था हमारा 7, ये रहा हमारा b जो था 7। -b पहले प्लस ले लेते हैं अंडर रूट डी था हमारा बेचारा 17 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 इटसेल्फ, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास अगला आ रहा है -7 -17 अपॉन 2। दोनों वैल्यू में लेनी है, पहले प्लस लेना है और फिर माइनस लेना है, देन प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 2 आपका, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इसी के साथ साथ माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -17 और 7, ये आएगा तुम्हारा -24/2 जो आएगा -12, ठीक है। ये आएगा हमारा -12, कट जाएगा 2 से 24 12 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा 5 आएगा। अब क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं तो भाई इसमें से नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू को काट देंगे और केवल हम 5 की वैल्यू आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको भी उठा के ज़रा कोने में ही रख देते हैं। यहाँ से अभी हमें x की वैल्यू मिल गई है, ये देखो x की वैल्यू हमें मिल गई है, हेंस x इक्वल्स 5 मीटर। 212 को हम नहीं लेंगे, रीज़न यहाँ पे लिख देना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो x क्या था हमारा? x था हमारा AP, AP हमारा आ चुका है। अब P भी निकाल लेते हैं, तो AP हमारा आ गया 5 मीटर्स, और इसी के साथ साथ PB जो था वो है x + 7, यानी 5 + 7, और 7 5 होता है हमारा 12। तो दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे अपनी मिल चुकी हैं। पहली वैल्यू है हमारी 5 AP की, और दूसरी वैल्यू हमारी है 12 यहाँ से PB की, ठीक है। बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज दे रखा था, सिचुएशन भी पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। चलिए, इक्वेशन हमें दे रखी है बढ़िया सी यहाँ पे, इसके साथ एक छोटा सा डिनोमिनेटर भी दे दिया इन्होंने हमें, जो है 3 = 0। डिनोमिनेटर हटाने की निंजा टेक्निक हमने पहले भी डिस्कस करी थी, जो थी 3 अगर नीचे दे रखा है, ये रहा बेचारा हमारा 3, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो देखो ये बन जाएगी 3 3 = 9x²। इस 3 को 2 से करेंगे तो -6x। अब इस 3 को जब 1/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 1 = 0। इसके बाद लगाते हैं ज़रा d की वैल्यू, तो भैया d आएगा हमारा b² - 4ac, जहाँ पर दिख रहा है हमें, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
जहाँ पे हमें दिख रहा है ए की वैल्यू है बेचारी 9, बी की वैल्यू है -6 और सी है हमारा प्लस का 1। तो डी है b² -4ac, b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू डाल देते हैं 9 और सी है हमारा 1। इसके बाद -6 का स्क्वायर होगा 36, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। देखो माइनस ये रहा, 9 4 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36। इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके हमारा 36 ही आ रहा है। अब 36 माइनस 36 होता है 0, और जब भी d की वैल्यू 0 होती है मतलब हमें मिलेंगे रियल रूट्स मगर दोनों होंगे इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब चलिए जब इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो ज़रा इनको निकाल भी लेते हैं। अब रूट निकालने के लिए यहीं पर एक लकीर बना लेते हैं और x की वैल्यू थी हमारी -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। देखो -b माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी थी हमारी, b था हमारा -6, तो इस -6 को अलग से लिखेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे रूट d को। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा d 0 है तो अंडर रूट डी भी तो 0 ही होगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 ओवर 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू थी 9, तो 2 इंटू 9 जो हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया 1 ओवर 3। ठीक है, अब इसी को ज़रा पहले हमने प्लस में लिया, अब माइनस में लेके देखते हैं। तो यहीं से x आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ -6, ये जो बीच में प्लस लिया था हमने यहाँ पर इसकी जगह पे -0 रख देंगे अपॉन ये जो सेम हमारा 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन 18 यानी 18, फिर से आएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यानी हमें फिर से 1/3 ही मिला। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो रूट्स मिल चुके हैं जो दोनों के दोनों बराबर हैं, जो है 1/3। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी अगर हमारा d 0 आता है तो ध्यान रखना कि भाई दो रूट्स तुम्हें मिलेंगे और वो दोनों रूट्स सेम होंगे। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओ सॉरी, एक्सरसाइज 4.3 आ गई हमारी, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ़ दे आर रियल फाइंड देम, अगर वो रियल हैं तो उन्हें निकालो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +5। आई होप अब तक तुम्हें देख के पता लग जाता होगा कि a b और c कैसे कैसे निकलते हैं सीधा सीधा। इसके बाद d निकालते हैं सबसे पहले। इसकी खास बात ये, तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, बस d की वैल्यू निकाल के ये पता लग जाता है कि ये सॉल्व आगे होगा या नहीं होगा। d अगर नेगेटिव है तो सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब d होता है b² -4ac। अच्छा, b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है हमारा 2, c कितना है हमारा 5 प्लस का 5। अच्छा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ हमें देखने पे लग रहा है कि इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव में -31। अब क्योंकि d हमारा छोटा है 0 से, सो इसके आगे हम लिख देंगे सीधा सीधा एज d इज़ स्मॉलर देन 0 या फिर एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, x की वैल्यू नहीं निकलेगी हमारी। ठीक है, अगला करते हैं अब यहाँ पे सेकंड पार्ट। 3x², फिर से यहाँ पे हमें a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल चुकी है -4√3 और c की मिल चुकी है +4। ठीक है, अब d निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे d आएगा हमारा b² -4ac और b है हमारा -4√3। अब ये रूट वाली कैलकुलेशन एक बार ध्यान से करना, मैं बताऊंगा। होल स्क्वायर आएगा इसका, देखो ध्यान से देखो, b हमारा -4√3 है तो देखो b ये रहा, b ये रहा, b के ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो अलग से लिखा है ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, -4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू है अपनी 3 और c की वैल्यू है अपनी 4।
चलिए सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। उसके बाद जब हम इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा इंटू 3, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो नेगेटिव बेचारा बचा ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। अब 66 3 ज़ा 18, 48 माइनस 48, इसको मल्टीप्लाई करके भी 48 आएगा, और ये आ गया हमारा दोबारा से 0। तो d जब भी 0 आ रहा है यस रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा √d जो है वो भी बेचारा 0 आ जाएगा। यस रियल रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर रियल रूट्स एग्जिस्ट लिख देना यहाँ पे, एंड बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। अब क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ से इस पोर्शन को उठा के ज़रा कोने में रख देते हैं। उप्स, लाइन भी कॉपी हो गई लग रहा है, 1 मिनट। ये हमारा आ गया d। अब यहाँ पे आराम से x निकालते हैं अपना। x होता है हमारा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। अब यहीं से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, यानी एक बार माइनस ऑफ b कितना है -4√3 ले लिया। अभी प्लस √d ले लेते हैं अपॉन 2a। अच्छा 2 इंटू a कितना हो जाएगा, देखो बेटा 2 है हमारा यहाँ पर, ये रहा 2 और a है हमारा 3। हमें 2 और a को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 6। और इसी के साथ साथ यहीं पे एक लाइन मार के माइनस ऑफ -4√3 -0 अपॉन 6, जो हमने यहाँ पे पहले एक बार प्लस लिया फिर एक बार माइनस ले लिया। वही सेम चीज़ करी हमने जैसे पहले करते आ रहे हैं, दोनों लेने हैं हमें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। इसके बाद ये देखो 2 माइनस साथ में चिपके हुए हैं बेचारे। अब इनको चिपके हुए जो हैं इन बेचारों का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4√3। रुक जाओ एक मिनट। हाँ 4√3। अब 0 तो यहाँ पे प्लस में है तो छोड़ ही दो उसे, अपॉन में 6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। देखो ये अपना आ गया 2 ओवर, क्या आ गया अपना 2 ओवर √3, 2 अपॉन 3√3, या फिर 2√3 अपॉन 3, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, हमारा एक 0 आ चुका है, एक रूट आ चुका है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचा 4√3। ये तो -0 है, -0 प्लस 0 करो बात बराबर है, अपॉन 6, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और हमारे पास बचा 2√3 अपॉन 3। देखो यहाँ भी हमें सेम वैल्यू मिली है। तो d जब भी हमारा 0 आएगा हमें दोनों साइड जो हमारे रूट्स मिलेंगे वो दोनों हमें इक्वल मिलेंगे रूट्स, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट शुरू कर। थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3। फिर से यहाँ पे d निकालते हैं। तो देखो पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं जो आई हमारी 2, देन इसके बाद b है हमारा बेचारा -6, और साथ में c है हमारा प्लस का 3। d आ गया हमारा b² -4ac, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। a है हमारा 2, c है हमारा 3। -6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस देखो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और माइनस करके इसको आएगा 8। d की वैल्यू आ गई हमारी 8, और √d जो आएगा हमारा यहीं से √d वो आएगा हमारा √8। √8 होता है 2√2। अभी ये कैसे लिखा 2√2? 8 को हमने 2√2 कैसे लिखा? देखो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है, अगर हम 8 लिखें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, जिसका पेयर बन गया ये रूट से बाहर आएगा, ये रूट से हमारा बाहर आ जाएगा, और जो बेचारा अनपेयर्ड सिंगल रह गया तुम्हारी तरफ वो रूट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद √d आ गया हमारा, और क्योंकि ये हमारा 0 से वैल्यू बड़ा है सो हमारे आएंगे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स नीचे लिख देते हैं इसे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब यहीं से ज़रा x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं इस पूरी चीज़ को कॉर्नर पे लगा के, ठीक है। x है हमारा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a फिर से,
और यहाँ से माइनस ऑफ बी, अच्छा बी कितना था, बी था -6, ठीक है, प्लस ले लेते हैं एक बार अंडर रूट डी। अच्छा अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी आई थी 2√2, तो यहाँ पे 2√2 ओवर 2a, यानी 2 इंटू 2, a की वैल्यू हमारी 2 थी, तो 2 इंटू 2a, 2 2 हो जाएगा 4। इसी के साथ साथ एक और पैरेलल लाइन बना के यहाँ, एक और लाइन बना के यहाँ पे हो जा, सीधे हो जा, ज़्यादा टेढ़ी बना दी शायद, हाँ अब ठीक है, माइनस ऑफ -6, अब यहाँ पे -2√2 आ जाएगा, जहाँ हमने पहले प्लस लिया था, और अपॉन में 4 आ गया। देखो माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी प्लस का 6, प्लस 2√2 ओवर में आएगा 4, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस माइनस हो जाएगा 6, माइनस 2√2 अपॉन में आ गया हमारा 4। एक और चीज़ हमें करनी है इसके बाद, यहाँ से 6 और 2 में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √2 अपॉन 4। ये क्यों किया, क्योंकि देखो 2 से 4 कटेगा, नीचे 2 बचेगा, ठीक है। दोबारा देखो क्या किया, 6 में से हमने 2 को कॉमन निकाला, यानी 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचा 3, और इस 2√2 में से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, तो बचा बेचारा √2। सेम चीज़ दूसरी साइड होगी, और यहाँ बच जाएगा 3 माइनस अंडर√2 अपॉन में 4, फिर काट दो उसे 2 से, और हमारे पास यहाँ पे बचा 3 प्लस √2 अपॉन 2, और यहाँ बचा बेचारा हमारे पास 3 माइनस √2 अपॉन 2। तो ये आ गए हमारे यहाँ से 2 ज़ीरोज़, एक है हमारा 3 प्लस √2 अपॉन 2, और दूसरा है हमारा 3 माइनस √2 अपॉन 2, ठीक है। और दिख रहा है हमें दोनों के दोनों अलग अलग आए हैं, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, चाहे बेसिक के लिए हो, स्टैंडर्ड के लिए हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k of each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। इनके पास क्या दे रखे हैं हमें, इक्वल रूट्स। अब कभी भी अगर दे रखा है तुम्हें इक्वल रूट्स दिए हों, तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स कभी भी हो तो d की वैल्यू जाती है भाई हमारी 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac भी 0 होगा, एज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना। तो कभी भी अगर इक्वल रूट्स दिए हों, ध्यान रखना, इक्वल रूट्स कभी भी दिए हों तो हमेशा d को सिंपली 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं पहले हम, 2x² प्लस kx प्लस 3। इसमें अगर हम a की बात करें तो वो है 2, b की बात करें तो वो है k। ध्यान से देखो, इसमें x के अलावा क्या बचा हुआ है हमारे पास, k, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, और c हमारा अलग से ये रहा, ठीक है, और c हमारा आ गया यहाँ पे प्लस का 3। तो देखो पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें हम, तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac। देखो b का स्क्वायर यानी k² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की जगह हमें क्या लिखना है 2, और c की जगह पे 3, और इक्वल टू में हमें रखना होगा यहाँ पर 0। तो k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, और k² हमारा आ जाएगा 24, यानी ये जो -24 जब उधर इसे फेंकोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अभी k² 24 है, तो भाई k की वैल्यू कैसे निकलेगी, √24, और अंडर रूट ज़रा यहीं पे कर लेते हैं, अभी बाद में रब कर देंगे इसे। 24 का ज़रा रूट निकाल लेते हैं, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। ध्यान से देखो, जिनका पेयर बन जाता है यानी इन दो का, इनको हम रूट के बाहर लिखेंगे, यानी इन दोनों 2 की जगह पे एक 2 हम रूट के बाहर लिख देंगे, और रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, हाँ रूट के अंदर हमारे पास बचेगा बेचारा एक 2 और एक 3 मल्टीप्लाई में, और 2 3 होता है 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2√6, इस तरह से। इसके बाद करते हैं ज़रा इसका बगल वाला क्वेश्चन, सेम वही चीज़ हमें करनी है और कुछ नहीं है, b² माइनस 4ac को फिर से 0 के इक्वली पुट करना है हमें, ठीक है। चलिए एक मिनट, तो क्योंकि हमें दे रखा है एज रूट्स आर इक्वल, वही सेम चीज़,
तो डी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू, अच्छा इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये इक्वेशन दी है ब्रैकेट के साथ। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था और फिर पता लगाया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। पहले इन पूरे भाई साहब को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जब kx को x से मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये आ जाएगा आपका kx का स्क्वायर, और जब हम इसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करा तो ये था प्लस के साथ, ये था माइनस के साथ, और भाई अपना प्लस माइनस यानी प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए माइनस लगा वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें दिख रहा है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो k है हमारा, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको थोड़ा लाइट कलर से लिख लेते हैं। हाँ, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पे, वो आ रही है k के बराबर, ठीक है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी लिखा है वो a होता है, तो देखो a हमारा k आ गया, ठीक है। इसके बाद b की वैल्यू हमारी आ रही है -2k। x के साथ ये जो बेचारा x है ना, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है ये तुम्हारी b की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ से -2 और k, ये पूरा का पूरा हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। देन c की वैल्यू अगर निकाले तो +6 आ गई हमारी। d में पुट करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हाँ पुटिंग द वैल्यूज। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन 1 वही चीज़ कर रहे हैं हम, 1 में इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 इंटू a यानी k इंटू c है हमारा 6। अब ध्यान से देखो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, वो भी प्लस का, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। अभी इस k का भी तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, 6 4 होता है 24, और साथ में बचा अपना ये एक k इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर की वैल्यू सारी उड़ा देते हैं, ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरह से हमें बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना होता है और देखना होगा कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, 4k स्क्वायर, इसको भी उड़ा ही देते हैं, पूरा पोर्शन ऊपर ले जाते हैं इसको उठा के, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को उठा के ऊपर ले जाते हैं, आ गया। चलिए, अब इस 4k स्क्वायर को यहीं रखेंगे हम, और इस -24k को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24k। अब ध्यान से देखो, 4 से हमारा कट गया 24, 4 6 और इस k से स्क्वायर था ना k स्क्वायर, तो एक k हटा दिया, हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास बचा अब एक k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6, k की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। अगर किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपली, अगर कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग लग रही है तो क्या करना है, इस k स्क्वायर को यहीं छोड़ के 4 नीचे भेज दोगे तो भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 6 आएगा। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 k थे, यहाँ पर एक ही k था, तो मैंने एक k से इसका ये वाला k काट दिया और बचा हमारे पास यहाँ पे k इक्वल टू 6। k की वैल्यू आ चुकी है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इसका, ज़्यादा क्वेश्चंस बचे ही नहीं हैं इसके, खत्म करते हैं इस चैप्टर को फटाफट से आज। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर्स, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें बनाना है यहाँ पे मैंगो का बगीचा, आम का बगीचा, और आम के बगीचे के हमें डायमेंशंस दे रखे हैं कुछ इस तरह से।
मान लो ये रहा अपना बगीचा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल है, यानी अगर मैं ब्रेथ को b ले रहा हूँ तो जो लेंथ है ना इसकी वो ट्वाइस हो जाएगी ब्रेथ से, यानी 2 × b। सो लेट हमने ले लिया ब्रेथ इक्वल टू b, सो लेंथ कितना हो जाएगा 2b, यानी डबल हो जाएगी उसकी। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है जो है 800 मीटर स्क्वायर्स में। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है, पहले बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ऐसी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब d की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। अगर 0 से छोटी होती है या नेगेटिव होती है तो ये वैल्यू सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × b। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, वो दे रखा है 800 इक्वल टू लेंथ मतलब 2b। देखो लेंथ की वैल्यू क्या थी हमारी 2b इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को तो हमने b ही लिया था तो इंटू b। अब ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 2b स्क्वायर। एक काम करो, 2 से 800 को काट दो, सीधा 400 आ जाएगा। सामने सामने है ना सब कुछ, और सब कुछ मल्टीप्लाई में है, आ गया 400, ठीक है। इसके बाद b स्क्वायर हमारा आ गया 400, और b कितना आ जाएगा, देखो जब यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट। अभी 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये निकालने के लिए काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसका। वैसे तो 20 होता है, जिसको पता है उसको पता है, बट नहीं पता तो देख लो। 200, फिर 2 को 100 से करेंगे, 2 को 50 से, फिर 2 को करा 25 से, फिर सीधा 5 पकड़ लेंगे, 5 ज़ा 5 5 ज़ा, सॉरी 5 1 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। पेयरिंग कर लेते हैं, इसकी जगह पे 1 2, इनकी जगह पे 1 2, इसकी जगह पे 1 5। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो b हमारा आ गया √400, और √400 होता है 20। हेंस ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 20 मीटर्स, और लेंथ आ जाएगी 2 × b, मतलब 2 × 20, ये आएगा 40 मीटर्स इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी हैं स्पार्क की, और यस ये सिचुएशन पॉसिबल है। डी निकालने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज सच इतनी बड़ी सी नहीं बनी, डायरेक्टली हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर से हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी बतानी है। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, इनकी एज को प्लस करके आ रहा है 20 ईयर्स। मतलब अगर हम फिर से लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर हम पहले दोस्त की एज को x मान लें, सो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज कितनी हो जाएगी 20 - x, क्योंकि दोनों को प्लस करके 20 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे जहाँ पे हमने एक को x माना था और दूसरे वाले को 20 - x। देखो जैसे दोनों को प्लस करके 20 आ रहा है, मान लो अगर एक की एज बेचारे की 7 है तो दूसरे की एज कितनी होनी चाहिए कि इनको प्लस करके 20 आएगा, 13 होनी चाहिए। अच्छा ये 13 आया कैसे बेटा, जब आप 20 में से पहले वाले की एज को माइनस कर दोगे, जब आप 20 में से पहले दोस्त की एज को माइनस कर दोगे तो आ जाएगी दूसरे दोस्त की एज। तो इस तरह से हमने निकाला दूसरे दोस्त की एज को। दोनों की एज हमारी आ चुकी है अभी वेरिएबल्स में। अब अगली कंडीशन हमें बता रखी है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। अच्छा 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज x - 4 कर देंगे उसकी एज से। जैसे अगर तुम आज 20 साल के हो या 20 ईयर्स के हो, 4 साल पहले तुम 16 साल के थे, 4 माइनस कर दिया हमने 20 में से। देन सेकेंड फ्रेंड यानी दूसरा जो फ्रेंड है वो कितना हो जाएगा 20 - x - 4, उसमें से भी हमने 4 माइनस कर दिया, तो 20 - 4 होता है 16 - x ईयर्स, ठीक है। हमें दोनों की एज यहाँ पे मिल चुकी है। देखो इनकी प्रेजेंट एज ये रही, 4 साल पहले इन दोनों की एज ये रही।
इसके बाद एक मिनट, इसके बाद 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, यानी 4 साल पहले जो इनकी एज थी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। यानी अगर मैं x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आएगा 48। ये इनकी 4 साल पहले की एज है। अब यहाँ से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों से, और इक्वल आएगा हमारा 48 के। ठीक है, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x को 16 से मल्टीप्लाई किया 16x आया, फिर x को x से किया तो -x का स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 16 को 4 से करो तो 6 4 से 24, 4 1 4 62 आया, वो भी माइनस प्लस माइनस का 62। अब यहीं से जब इस 4 को हम x से करेंगे तो आएगा 4x, और क्योंकि ये माइनस में है ये भी माइनस में है तो बीच में आ जाएगा प्लस, इक्वल टू 48। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर को तो एक कोने में ले आओ, क्योंकि ये तो बेचारा किसी से मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा नहीं। ये 16x और 4x को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 20x, यानी 16 आलू में 4 आलू प्लस कर दिए, 20 आलू 20 आलू हो गए। -62 को यहाँ लिखा, और जब इस 48 को उठा के इस तरफ लाएंगे ये हो जाएगा -48 इक्वल टू 0। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रख के ये तो एज इट इज़ चिपका रहेगा, +2 एंड 20x। इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस करके आएगा 1064 110, वो भी माइनस के साथ इक्वल्स टू 0। 110 कैसे, देखो 62 + 8 करा 70 आ गया, 70 + 4 11 आ गया 110, और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी 62 का। इक्वेशन हमें ऑलमोस्ट मिल चुकी है। एक काम और कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। इससे क्या होगा, पूरी इक्वेशन के साइन उल्टे हो जाएंगे, ये x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस 110 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। ये पता करने के लिए हम d की वैल्यू निकालते हैं, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इस पूरी चीज़ को उड़ा के एक बार, जो समझ नहीं है उसके बाद रिवाइंड कर लेना, आराम से देख लेना। अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं पहले d की वैल्यू, तो d की वैल्यू निकाल के अगर d की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से a है हमारा 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा था, b है हमारा -20, देखो यहाँ पे x के साथ जो लिखा था वो b है, और c है हमारा +110 इक्वल टू 0। अब d निकलेगा हमारा यहाँ से b² - 4ac। अच्छा, b² मतलब -20 का स्क्वायर, -4 × a × c। a कितना है हमारा 1, और c की वैल्यू है हमारी 110। चलिए, -20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, और क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब 4 को ज़रा 110 से मल्टीप्लाई करो तो 440 आएगा, और वो भी माइनस का। अच्छा, d यहाँ पे हमारा आ गया -40। अब ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं। ये है बेचारा हमारा 0 से छोटा, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं क्योंकि d हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो d जब पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी हम आके सॉल्व करते हैं, और तभी हमारे रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक और चीज़, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स। तो क्या पॉसिबल है कि हम 80 मीटर का एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लें। तो पहले हम तो बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर्स का, पेरीमीटर है 80 मीटर का, एरिया दे रखा है 400 मीटर्स का, एरिया है 400 मीटर्स का। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमें बतानी है लेंथ और ब्रेथ क्या होगी इसकी। ठीक है, अब देखो एरिया का फॉर्मूला अगर हम लेके चलें, एरिया होता है L × B
इक्वल टू 400। मान लो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ को हमने b मान लिया और लेंथ को हमने l मान लिया, ठीक है। बेचारे का नाम दे देते हैं a, b, c और d। और इसके बाद लेंथ कितनी आ गई हमारी 400 अपॉन ब्रेथ। लेंथ हमारी आ गई 400 अपॉन ब्रेथ, तो लेंथ आ गई हमारी 400 अपॉन b। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और यहाँ से अब ज़रा ये पेरीमीटर वाली चीज़ को उठा के नीचे लाते हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, और ये दे रखा है हमें 80 के इक्वल। पेरीमीटर रेक्टेंगल का यही होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई इस लेंथ की जगह पे ना 400 अपॉन b लिख देते हैं। 400 अपॉन b लिख देते हैं, प्लस ये जो हमारी ये वाली ब्रेथ है इसको यहाँ पे लिख दिया ब्रेथ। दोबारा देख लो, ये जो लेंथ है ये रही 400 अपॉन b, ठीक है। और ये जो अपनी ब्रेथ है वो यहाँ लिख दी। क्लियर। अब इसके बाद ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, इस b की जगह, हाँ अब ठीक है, इक्वल्स टू में 80 है। ये 2 भाई साहब जो यहाँ पड़े हुए हैं इसको उठा के यहाँ भेजो तो नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा 400 अपॉन b प्लस b इक्वल टू 80 अपॉन 2। देखो सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है यहाँ पे। कभी भी तुम्हारे पास इस तरह के कोई मिक्स्ड इस तरह के कोई फ्रैक्शंस आते हैं तो देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले इन दोनों को हम करने वाले हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा अपना b स्क्वायर, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा अपना b स्क्वायर। और देखो 400 प्लस लिखा हुआ है इससे पहले, तो यहाँ लिख दो 400 प्लस अपॉन में b जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख दो। ये इसको करने का शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज़ तुम एक और तरीके से कर सकते हो जो करते थे, अपॉन में 1 ले लो फिर ऐसे करके एलसीएम निकालते थे, वो सब चीज़ें भी हैं। यहाँ पे सिंपली शॉर्टकट्स हैं, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर वो नंबर लिख दो जो भी इस साइन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू में हमारे पास बचा था 40, इक्वल टू में बचा 40, इस b को उधर फेंको, ये हो जाएगा 400 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 40b, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस b को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 400 प्लस b स्क्वायर माइनस का 40b इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा और बेचारा उधर हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा एक 0। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, प्लस b स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिख लो, फिर माइनस 40b और लास्ट में हमारा आएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमें इस चीज़ को या तो d से सॉल्व कर लो। अब क्योंकि ये पूछ रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, तो हम इसमें क्या करेंगे, d लगा के सॉल्व करेंगे इसे। देखते हैं पॉसिबल कितना है ये, इस पोर्शन को उड़ा के। चलिए यहाँ से इस इक्वेशन को ज़रा यहाँ ले आते हैं। सबसे पहले अपना a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a है हमारा 1, देखो b स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है ना वो a की वैल्यू होती है, और c है हमारा -40, यानी इस बेचारे b के साथ जो भी लिखा हुआ है वो हमारे c की वैल्यू b की वैल्यू होती है। गलती हो गई यहाँ पे, इसको ज़रा मिटा लेते हैं, दोबारा सुन लो, नहीं 3 2 1 को। b की वैल्यू है हमारी यहाँ पर b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -40 और c है हमारा प्लस का 400। अब ये कैसे आया, देखो बेटा b के साथ जो भी लिखा है ना वो a है तुम्हारा, क्या है ये a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में तो लिखा है ये सब कुछ। दोबारा देख लो, समझ नहीं आया तो ये लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। अब सिंपली यहाँ देखो ज़रा, जो हमारा a है वो 1 हो गया, जो b है वो माइनस का 40 हो गया, जो b है वो माइनस का 40 हो गया, और जो c बेचारा हमारा लास्ट में है ये 400 आ गया, ठीक है। देन d की वैल्यू निकालते हैं, d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा b स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, a की जगह 1 और c की जगह 400। अच्छा 40 का स्क्वायर होता है 1600, 4 4 से 16 होता है, और ये जो माइनस बेचारा स्क्वायर के साथ चिपका हुआ है इसको प्लस कर देंगे हम, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 4 से 16 होता है, ये भी 1600 हो जाएगा जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ए इंटू सी को, और ये माइनस का बीच में यहाँ चिपका दो, और d हमारा आ रहा है 0, ठीक है। कमाल की बात ये है अगर d 0 आ रहा है तो अंडर रूट d भी 0 आएगा।
और कभी भी अगर d की वैल्यू 0 आती है मतलब वी विल बी हैविंग इक्वल एंड रियल रूट्स। हमारे जो दो रूट्स आते हैं वो दोनों इक्वल आएंगे और रियल होंगे ऑफ कोर्स। अब यहाँ से ज़रा x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं इन भाई साहब को थोड़ा सा कोने में करके। चलिए यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -b प्लस माइनस √d/2a। एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो माइनस ऑफ b कितना था हमारा, b था -40, तो -40 का माइनस अलग ब्रैकेट में लिखो और ये जो बाहर वाला माइनस है इसको अलग लिखो। पहले b ले लेते हैं √d। अरे √d कितना आया था हमारा, √d आया था 0/2a मतलब 2 × 1, तो 2 1 जा तो 2 ही होता है क्योंकि a की वैल्यू 1 थी। अब दोबारा से इसको यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं जिससे दोनों ब्रैकेट्स हमें मिल जाएं, दोनों वैल्यूज हमें मिल जाए पॉसिबल वैल्यू। एक बार हमने इसे प्लस में कर लिया, अब एक बार माइनस में करेंगे। माइनस ऑफ -40 -0/2a, 2a मतलब 2 × 1, दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, ठीक है, 2 × 1। अब यहाँ से माइनस माइनस हो गया आपका +40, प्लस 0 को तो हटा ही दो, अपॉन में 2 = आ गया 20। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो देखो माइनस माइनस हो गया हमारा +40, -0 हटा दो, अपॉन में 2 = 20। यानी हमारी जो साइड्स आ गई यहाँ पे वो आ गई है 20 मीटर। दो हमारे पास रूट्स आए, दोनों इक्वल आए हैं, हेंस हमें साइड्स भी मिल गई हैं। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं और दोनों की दोनों इक्वल आई हैं 20। यानी हम ब्रेथ की जगह कुछ भी ले सकते हैं। हम निकाल के रहे थे बेसिकली, हम तो b की वैल्यू निकाल रहे थे ना, और b हमारा कितना आ गया, b हमारा आ गया 20। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने लेंथ भी निकाली थी। लेंथ क्या क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, लेंथ निकाला था हमने 400/b जो हमारी इक्वेशन बनी थी, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 400/20, 20 से 400 काटा तो 20 मीटर्स। इन शॉर्ट हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों 20 आई हैं, वो भी मीटर्स में, यूनिट्स मत भूलना इनकी, मीटर्स में, ठीक है। तो दोनों हमारी यहाँ पे आ गई हैं लेंथ और ब्रेथ 20 और 20। सो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे क्वेश्चंस सारे एग्जाम्पल्स एक वीडियो में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।